सन 2000 भारत में तहलका नाम से एक डिजिटल मीडिया स्टार्टअप की शुरुआत होती है। दावा था तहलका निष्पक्ष और एक नए दौर का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करेगा। लेकिन क्या ये सिर्फ दो पत्रकारों का दुस्साहस था या फिर ये भारत की पहली चुनी हुई गैर कांग्रेसी स्थिर सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए रचा गया एक अंतरराष्ट्रीय रिजाइम चेंज ऑपरेशन। नमस्कार, मैं हूं निर्वा मेहता और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। हाल के दिनों में अमेरिकन एजेंसीज जैसे कि यूएसएड और जॉर्ज सोरोस जैसे ग्लोबल बिलियनर्स द्वारा दुनिया भर में सरकारों को अस्थिर करने के जो खुलासे हुए हैं, वे भारत में 21वीं सदी के कई घटनाओं पर से पर्दा उठाते हैं। आज हम पर्दा उठाएंगे तहलका, इसके चेहरे रेपिस्ट तरुण तेजपाल और इसके मास्टरमाइंड अनिरुद्ध बहल के उस पूरे चक्रव्यूह से। कैसे 1999 में शुरू हुए वैश्विक नेटवर्क, कांग्रेस के राजनीतिक तंत्र और मीडिया के हथकंडों ने मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को गिराने की साजिश रची थी। क्रोनोलॉजी को जरा ध्यान से समझिए। साल 1999 में अमेरिकन बिलियनियर जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने भारत में अपना काम शुरू किया और ठीक इसके बाद आउटलुक पत्रिका के अलग होकर तरुण तेजपाल और अनिरुद्ध बहल ने तहलका लॉन्च कर दिया था। यूके के मशहूर अखबार द इंडिपेंडेंट की 2006 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अनिरुद्ध बहल और तरुण तेजपाल को एक स्टार्टअप के लिए एक बेहद गुप्त और डीप पॉकेट इन्वेस्टर का फंडिंग सपोर्ट मिला हुआ था। तो पहला सवाल यह है कि ये डीप पॉकेट वाला कौन इन्वेस्टर था, और दूसरा और वो ये कि तहलका का पहला निशाना कौन बना। 1999 में वाजपेयी सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई थी, लेकिन चुनाव के बाद वो और अधिक बहुमत से वापस लौटे। कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए वाजपेयी सरकार एक ऐसी चुनौती बन चुकी थी जिससे सीधा लड़ना उनके बस में नहीं दिख रहा था। वाजपेयी सरकार ऐतिहासिक काम कर रही थी। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, आर्थिक सुधार, पोखरण 2 और नए नेशनल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना, ये ऐसे पॉलिसी डिसीजंस थे कि जिन्हें कांग्रेस की सरकारों ने पहले इम्प्लीमेंट नहीं किए थे। जब कांग्रेस नीति और विकास के मोर्चे पर हार रही थी, तब सत्ता हासिल करने के लिए एक ही तरीका बचा था, सरकार की साख पर हमला करना। और शायद इसके लिए काम आउटसोर्स किया गया तहलका जैसे संस्थाओं को। 2001 के शुरुआती महीनों में तहलका ने लॉन्च किया ऑपरेशन वेस्ट एंड। अनिरुद्ध बहल और मैथ्यू सैमुअल ने वेस्ट एंड इंटरनेशनल नाम से एक फर्जी ब्रिटिश कंपनी बनाई जो भारतीय सेना को थर्मल कैमरा बेचना चाहती थी। जर्नलिज्म की आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट को ताक पर रखकर रिश्वत, शराब और प्रोस्टिट्यूट तक का इस्तेमाल किया गया था। लुटियंस मीडिया ने रातों रात इसे भारत का सबसे बड़ा खुलासा बता दिया। इसका राजनीतिक असर क्या हुआ? भाजपा अध्यक्ष बांगारू लक्ष्मण और समता पार्टी प्रमुख जया जेटली को इस्तीफा देना पड़ा। रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने पद छोड़ दिया। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ दिया। वाजपेयी सरकार गिरते गिरते बची। सोचिए, जो काम कांग्रेस चुनाव मैदान में नहीं कर पा रही थी, वो एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए लगभग पूरा कर दिया गया था। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या एक सोची समझी साजिश? इसके बाद आया तथाकथित कॉफिन स्कैम यानी कि ताबूत घोटाला। आरोप लगाया गया था कि कारगिल में शहीद हुए जवानों के लिए अमेरिका से महंगे दामों पर ताबूत खरीदे गए हैं। 2004 के आम चुनाव के ठीक पहले इस मुद्दे को मीडिया में जोर शोर से उछाला गया। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस ये निशाना क्यों थे? इतिहास गवाह है कि 1975 में इमरजेंसी के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस बड़ौदा डायनामाइट केस में गिरफ्तार हुए थे। जंजीरों में जकड़े फर्नांडिस की तस्वीर गांधी परिवार के तानाशाही रवैये को सबसे बड़ा प्रतीक बन गई थी। फर्नांडिस नेहरू गांधी परिवार के सबसे प्रखर विरोधी थे। तहलका और कांग्रेस इकोसिस्टम ने फर्नांडिस की राजनीतिक हत्या करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन अदालत क्या फैसला क्या आया? 2009 में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में साफ लिखा कि फर्नांडिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और अक्टूबर 2015 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के सभी आरोपियों को निर्दोष बरी किया। आरोप पूरी तरह झूठे निकले, लेकिन तब तक सरकार बदल चुकी थी एंड डैमेज वॉज डन। तहलका ने भारत में जिस रिजाइम चेंज टूल किट की नींव रखी,
उसी मॉडल पर आगे चलकर 2002 के बाद कई एक्टिविस्ट और एनजीओ जैसे कि तीस्ता सेतलवाद और सोरोस नेटवर्क से जुड़े हर्षमंदर खड़े गए, जिनका मकसद चुनी हुई सरकारों को कानूनी और सामाजिक रूप से घेरना था। अब सवाल उठता है कि इतने फर्जीवाड़े के बाद भी तरुण तेजपाल का कद कैसे बढ़ता रहा। इसे कहते हैं इकोसिस्टम का सर्कुलर साइटेशन। अचानक किसी व्यक्ति को एक्सपर्ट बनाकर पेश कर देना। नोबेल लॉरिएट वीएस नायपॉल से तेजपाल को एंडोर्समेंट दिलवाया गया क्योंकि तेजपाल ने उन पर एक किताब लिखी थी। लुटियंस दिल्ली के लिटरेरी सर्कल्स और कांग्रेसी प्रवक्ताओं ने तेजपाल को बौद्धिक नायक घोषित कर दिया था। लेकिन इस तथाकथित बौद्धिक मैगजीन का असली धंधा क्या था? तहलका ने बाद में एक ऐसा जाल बुना जहां पावर और ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हुआ। तेजपाल और उनकी बहन ने गोवा के तत्कालीन कांग्रेस मुख्यमंत्री दिगंबर कामत के साथ सांठगांठ की। आरोप लगे कि सरकार और कॉरपोरेट से प्रभावित करने पर थिंक फेस्ट जैसे तमाशों के लिए करोड़ों रुपए उठाए गए। जो मैगजीन कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का दावा करती थी, वो खुद फाइनेंशियल कोल्यूजन का सबसे बड़ा अड्डा बन चुकी थी। लेकिन 2013 में गोवा के 5 स्टार होटल के लिफ्ट में अपनी ही जूनियर सहकर्मी के सेक्सुअल असॉल्ट के आरोपों ने तेजपाल का असली मुखौटा नोच दिया। जब मामला सामने आया तो वही इकोसिस्टम जो दूसरों को नैतिकता के भाषण देता है, तेजपाल को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने लगा। क्यों? क्योंकि तरुण तेजपाल को उनके इकोसिस्टम का सबसे तेज और काम का आदमी माना जाता था। हाल ही में अगस्त 2026 में बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए तरुण तेजपाल को 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई। अदालत की सख्त टिप्पणियों ने सिद्ध कर दिया कि सत्ता और मीडिया के इन्फ्लुएंस के पीछे छिपा ये चेहरा कानून से ऊपर नहीं है। तहलका, तरुण तेजपाल और अनिरुद्ध बहल का ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक मीडिया हाउस की कहानी नहीं है। ये इस बात का सीधा सबूत है कि कैसे न्यूज़ और इन्वेस्टिगेशन के नाम पर विदेशी फंडिंग और राजनीतिक आकाओं के इशारे पर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला किया गया है। ये तथाकथित पत्रकारिता नहीं बल्कि रिजाइम चेंज की एक सोची समझी साजिश है। तहलका, तरुण तेजपाल और अनिरुद्ध बहल का ये पूरा सफर भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सबक है। तहलका का इतिहास पत्रकार का इतिहास नहीं है, ये सत्ता की दलाली, हेरफेर और नैतिक पतन का एक काला अध्याय है। इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और हमारी सभी चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।